हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले मैडम के अभी तक के जो वीडियो थे उसमें कई सारे सवाल आए हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो आज उसी के बारे में हम मैडम के पास डिटेल में माहिती लेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपके आगे के जो वीडियो आए हैं उसमें कई सारे सवाल आए हैं जिसके बारे में सबको जानना है, तो आप आज इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक सवाल है कि मुझे यूट्रस के ऑपरेशन के बाद सफ़ेद पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है पर जलन जैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है? उनकी एज 38 है और लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन हुआ है और सिर्फ यूट्रस निकाला है, तो क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई है और उसमें यूट्रस रिमूव हुआ है। सो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ओनली यूट्रस रिमूव हुआ है या तो यूट्रस के साथ सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का जो बच्चेदानी का मुख जिसे कहा जाता है वह रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, वह जानना ज़रूरी है। अगर बच्चादानी का मुख रिमूव नहीं किया है तो हो सकता है कि जो गर्भाशय का मुख है वहाँ पे कोई अल्सर हुआ है या तो कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से सफ़ेद पानी की तकलीफ़ हो सकती है। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर सर्विक्स जो है बच्चादानी का मुख रिमूव नहीं किया है तो आपने एक पैप टेस्ट के लिए जाना चाहिए। पैप टेस्ट का रिपोर्ट क्या आता है, अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो वह हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर बच्चादानी का मुख रिमूव कर दिया है तो हो सकता है कि वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए भी आप एक गायनेक चेकअप करवा लो और जो हिसाब से इन्फेक्शन रहेगा वो हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक सवाल है कि उनका 2 महीने पहले बच्चेदानी का सर्जरी हुआ है, उसमें यूट्रस रिमूव किया है, पर उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी दोनों बाजू की ओरिस निकाली है या नहीं निकाली है? ओके, 2 महीने हो चुके हैं उनका लेप्रोस्कोपिक या तो जो भी है यूट्रस रिमूवल का सर्जरी हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको कि यदि आपका दोनों बाजू का ओवरीज सर्जिकली रिमूव किया गया है तब आपको सडन सर्जिकल मेनोपॉज हम कहते हैं वह आ सकता है, और जैसे नेचुरल मेनोपॉज में सिम्टम्स आते हैं वही हिसाब से आपको सर्जिकल मेनोपॉज में भी सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि मेनोपॉज या तो पेरीमेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं, हॉट फ्लशेस आ सकते हैं, आपको पसीना पसीना हो सकता है, पंखा एसी सब शुरू है लेकिन आपको गर्मी लग रही है। जैसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हम कहते हैं कि आपको इरिटेशन है, गुस्सा है, या तो कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आके बताते हैं कि मैम हमको बिना वजह रोना आ रहा है, तो यह सब आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। प्लस जैसे कि आपका सडनली वेट गेन हो गया है या तो एकदम पेट का जो भाग है वो फूल गया है, ऐसे सब आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके, एक सवाल है कि उनकी वाइफ को ओवरियन सिस्ट है, तो उसके लिए उनको मेडिसिन लेनी चाहिए या लेप्रोस्कोपी से वो रिमूव करवाना चाहिए? यदि कोई सिस्ट है तो पहले तो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यह सिस्ट कौन से प्रकार की है। मोस्ट ऑफ द टाइम सोनोग्राफी में यह पता चल सकता है कि वेदर यह फंक्शनल सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है। तो पहले तो सिस्ट को क्लासिफाई करना ज़रूरी है और सिस्ट का साइज़ कितना है। अगर सिस्ट बहुत ही काफ़ी बड़ा है और जैसे चॉकलेट सिस्ट वगैरह रहते हैं तो वह हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में तो एटलीस्ट आप जो भी आपकी रिपोर्ट है वो कंप्लीट रिपोर्ट मेंशन कीजिए, ताकि जब भी मुझे आंसर देना है आपको तो मुझे अच्छी नॉलेज रहेगी कि आपका सवाल क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि बहुत ही आधे आधे क्वेश्चन रहते हैं, तब पूरी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो आपको अगर मुझे अच्छे से गाइड करना है तो थोड़ी दुविधा आती है उसमें। तो इट इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट कि आप जब भी क्वेश्चन पूछें तो पूरा डिटेल बताएं उसमें। एक सवाल है कि 6 महीने पहले उनका हिस्टेक्टोमी हो गई है क्योंकि उनको हेवी ब्लीडिंग थी। HP का रिपोर्ट जो है उसमें क्रोनिक सर्विसाइटिस दिखा रहा है, तो आगे उनको क्या करना चाहिए? यदि रिपोर्ट में क्रोनिक सर्विसाइटिस, बेसिकली जो रिपोर्ट रहता है क्रोनिक सर्विसाइटिस का मतलब रहता है कि इन्फेक्शन है। अगर उसमें कोई मेटाप्लेजिया वगैरह है तो जनरली हम लोग पेशेंट को रेगुलर पैप स्मीयर के लिए या तो LBC करके जो रिपोर्ट होता है उसके लिए बुलाते हैं कि 3 महीने में एक बार
उनका यह LBC का रिपोर्ट होना चाहिए। अगर यह रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो हम उसको 3 साल में रिपीट कर सकते हैं। अगर यह रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है तो आगे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। और जनरली हमारे जो पेशेंट रहते हैं उनको सर्जरी के बाद 1 हफ्ते के बाद फॉलोअप रहता है, उसके बाद 1 महीने के बाद रहता है, फिर 3 महीने के बाद। लेकिन यदि किसी का मेटाप्लेजिया या ऐसा कोई रिपोर्ट आता है तो उनको फ्रीक्वेंट फॉलोअप की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला सवाल है कि मेरी मदर को बच्चेदानी का कैंसर है, कीमोथेरापी हो चुकी है, उनके 6 डोज कंप्लीट किए हैं, पर अभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आगे क्या करें? कीमोथेरेपी किसके लिए लिया है उन्होंने? उनको कैंसर की वजह से, पर पूरा रिपोर्ट नहीं भेजा है उन्होंने। जैसे अभी कीमोथेरेपी, पहले तो आप कौन सा कैंसर है, कौन से ऑर्गन का कैंसर है, किसके लिए आप कीमोथेरेपी ले रहे हो वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक कहाँ से कैंसर की शुरुआत हुई है वह अगर आप डिटेल में बताते हो तो यह सवाल का जवाब हम और अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन यदि हैवी ब्लीडिंग की शिकायत है तो एक सोनोग्राफी करवा लो, क्योंकि हो सकता है कि जो यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग है वो बढ़ सकता है, जिसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हैवी फ्लो हो सकता है। यदि उनका मीनोपॉज आने का समय हो चुका है, पेरीमीनोपॉज फेज़ में है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। अगर उनको फाइब्रॉइड की तकलीफ़ है, गर्भाशय के अंदर पॉलिप वगैरह है, तो मल्टीपल रीजंस है कि उनको क्यों ब्लीडिंग हो रही है। सो या तो डिटेल आप बताएं, या तो उनका कोई सोनोग्राफी वगैरह किया हुआ है तो उसकी आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, तो हम अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरी वाइफ को जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस था, उसकी वजह से उसका 2 महीने तक पीरियड भी नहीं आया था। डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी सजेस्ट किया था, पर 2 महीने का कोर्स किया, उसमें उसका पीरियड तो आ गया, पर अगर उसको आगे प्रेगनेंसी रखना है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी ट्यूब ब्लॉक है या ओपन है, और प्रेगनेंसी रुक सकती है या नहीं रुक सकती? जनरली जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें AKT4 एंड AKT3 या 2 प्रकार की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जिसमें AKT4 मेडिसिन जो रहती है वो इनिशियली पहले 2 महीने के लिए AKT4 मेडिसिन दिया जाता है। अभी AKT4 मेडिसिन जो है यह टेराटोजेनिक रहती है, उसमें जो मॉलिक्यूल है वो, तो इसलिए हम पेशेंट को बताते हैं कि जब भी आपकी यह मेडिसिन चल रही है फर्स्ट 2 मंथ्स, तभी आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग नहीं करना है। क्योंकि बच्चे, अगर किसी को प्रेगनेंसी रुक जाता है तो बच्चे को टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट करता है, यानी कि बच्चे को कोई डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बार आपका AKT4 का मेडिकेशन कंप्लीट होता है, आपको AKT3 आपके डॉक्टर शुरू करते हैं, तो उसके बाद आप नेचुरल प्रेगनेंसी, IUI प्रेगनेंसी या तो IVF ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। यदि आपको जानना है कि आपका राइट फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था वह अभी खुल गया है या नहीं खुला है, तो उसके लिए HSG करके जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी है उससे पता चल सकता है, या तो फिर आप डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करवा सकते हैं, तो उसमें भी फैलोपियन ट्यूब का स्टेटस पता चल सकता है, हम जान सकते हैं। बट प्रिफरेबली HSG के HSG में फैलोपियन ट्यूब का स्टेटस पता चल जाएगा। ओके, एक अगला सवाल है कि ये बच्चादानी में जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है वो 100% क्यूरेबल है या नहीं है? जनरली बच्चेदानी का ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं, पूरे बॉडी में कोई भी ऑर्गन का, जैसे मोस्ट कॉमन जो रहता है जिसे पल्मोनरी कॉक्स हम कहते हैं, यानी कि फेफड़े में, लंग्स में जो TB की बीमारी होती है, सेम प्रकार से स्पाइन में या तो बोन्स में, हड्डी में भी ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें भी हो सकता है। सो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए जो बेसिक फंडा है कि आपका जो ट्रीटमेंट का कोर्स डिसाइड होता है, चाहे वो 6 महीने का है, चाहे वो 9 महीने का है, चाहे वो 12 महीने का है, जो भी आपका ट्रीटमेंट का कोर्स डिसाइड होता है, यदि आप यह कोर्स कंप्लीट करते हो तब ट्यूबरक्यूलोसिस 100% क्योरेबल रहता है। लेकिन यदि आप अपने मेडिसिन के डोज मिस कर देते हो या तो 2 महीना लेके बंद कर देते हो, तभी ट्यूबरक्यूलोसिस का जो इन्फेक्शन है, उसके जो बैक्टीरिया है उसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इंजेक्शंस वगैरह का कोर्स रहता है,
लेकिन अगर आपको एक बार पता चलता है फर्स्ट टाइम में कि ट्यूबरकुलोसिस है और इसका ये 6 महीने का कोर्स है, तो वो 6 महीने का कोर्स आप अच्छे से कंप्लीट करो। अगर आपका कोर्स अच्छे से होता है तो आई थिंक ट्यूबरकुलोसिस 100% क्योरेबल होता है। ओके, अगर फैमिली में किसी मेंबर को ट्यूबरकुलोसिस है तो क्या दूसरे को होने का चांसेस है कि वो हेरिडिटरी आ सके, ऐसा कुछ? ट्यूबरकुलोसिस हेरिडिटरी नहीं आ सकता है, लेकिन यदि आपके घर में किसी को लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे पल्मोनरी कॉक्स कहते हैं, वह पर्सन को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, वह पर्सन खांसी करता है या तो उसके जो भी कपड़े वगैरह हैं, क्लोथ्स वगैरह हैं, तो जो स्पूटम रहता है, जो थूक रहती है, वो स्पूटम के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया रहते हैं। यदि आपके आजू बाजू में भी कोई है या तो आपके नेबर्स वगैरह हैं, आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, वह पर्सन खांसता है, तो यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। और यह जो इन्फेक्शन है वो ऐसे लोगों को होता है कि जिनका इम्यूनिटी पावर कम रहता है, जिनका रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहता है, ऐसे पेशेंट को यह इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके, अगला सवाल है कि वो परेशान हो गए। 6 मार्च को उनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, 13 अप्रैल तक उनका वो ड्रेसिंग चल रहा है। क्यों चल रहा है वो उनको अभी डॉक्टर को पूछा है, पर वो लोग कुछ बता नहीं रहे। पर इधर उन्होंने ऐसा नहीं कहीं पर मेंशन किया लेप्रोस्कोपी से हुआ है या ओपन सर्जरी हुई है। जनरली आप जैसे आपका सवाल है वह हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका आइदर ओपन सर्जरी हुआ होगा या तो लेप्रोस्कोपी हो सकता है, लेकिन जो सर्जिकल वुंड हम बोलते हैं वहाँ पे हीलिंग नहीं हुआ है और आपको बार बार शायद ड्रेसिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ यह हो सकती है कि जैसे यदि आपका वज़न ज़्यादा है, फैटी टिश्यू ज़्यादा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को एलर्जी रहती है, मे बी बिकॉज ऑफ द जो थ्रेड हम यूज़ करते हैं क्लोजर के लिए, तो वो थ्रेड की यदि एलर्जी है, या तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, तो ऐसे पेशेंट में जनरली वुंड हीलिंग जल्दी से नहीं होता है। और कभी कभी होता है कि पेशेंट की तासीर भी ऐसी होती है कि जैसे कोई भी जख्म है उसको हील होने के लिए उनको टाइम लगता है। तो यदि आप थोड़ा और डिटेल बताएं तो हम आपको और बेटर गाइड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि ऑपरेशन के बाद कितने समय के बाद आंवला एलोवेरा वो ले सकते हैं? ऑपरेशन के बाद आप मे बी हम लोग जो 6 to 8 आवर्स फास्टिंग रहता है, उसके बाद कभी भी आप आंवला वगैरह का सेवन कर सकते हो। नींबू शरबत है, आंवला का जूस है, यह सब आप ले सकते हो। उसके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इतने समय के बाद ही आप शुरू कर सकते हो। जैसे ही आपको ओरल लिक्विड्स वगैरह शुरू किया जाता है उसके बाद आप यह ले सकते हो। ओके, अगला सवाल है कि डज फैमिली हिस्ट्री अफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर? फैमिली हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है ऑलमोस्ट सब कैंसर के लिए, एक्सेप्ट सर्वाइकल कैंसर जो एक वायरस से होता है। तो यदि आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जैसे कि आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी मासी है, आंटी वगैरह है, तो फैमिली हिस्ट्री अगर रहता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि आपको भी अपना रेगुलर ब्रेस्ट चेकअप करवाना ज़रूरी है। 35 जनरली जिनका ऐसा फैमिली हिस्ट्री रहता है उनको अबाउट द एज ऑफ 30 साल के बाद एटलीस्ट एक मेमोग्राफी करवाना ज़रूरी है। और उनके लिए एक रिपोर्ट किया जाता है जिसे हम ब्राका 1 और 2 का रिपोर्ट कहते हैं, कि जिससे हमें पता चल सकता है कि यह जो पर्सन है जो नॉर्मल है लेकिन जिसको फैमिली हिस्ट्री है उसको खुद को कितना रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने के कितने चांसेस है वो पता चल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उनका ट्रांसफर हुए 2 दिन हुए, तो क्या वो चिया सीड्स विद वाटर पूरी रात भिगो के वो दूसरी सुबह में ले सकते या नहीं ले सकते? यस, जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो हम गाइडेंस देते हैं फॉर द डाइट, उसमें इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। और जैसे आपका जो सवाल है कि चिया सीड्स आप रात को सोख करके सुबह में ले सकते हो, तो आप यह चिया सीड्स का सेवन कर सकते हो। बेसिकली वो जो चिया सीड्स है उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। जैसे आपने रात को भिगो दिया और सुबह में आप लेते हो तो फूल के बड़े हो जाते हैं, तो उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। सो अल्टीमेटली आपके बॉडी को हाइड्रेट करेगा। और चिया सीड्स इज़ अ रिच सोर्स ऑफ हाई फाइबर डाइट।
तो जो फाइबर है बल्क वगैरह बनेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। ओके, अगला सवाल है कि मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट सीमेन का रिपोर्ट है, उसका स्लगिश मोटाइल स्पर्म 20-30% है, एक्टिवली मोटाइल स्पर्म 40-50% है और नॉन मोटाइल 20-30% है। तो क्या ये रिपोर्ट नॉर्मल है? जैसे अभी आपने पूछा है मुझे यह सवाल, तो पहले तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि आपने जो रिपोर्ट भेजी है, जिसने भी रिपोर्ट भेजी है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट भेजी है। तो जब भी आप ऐसे सीमन एनालिसिस है या तो सोनोग्राफी की कुछ रिपोर्ट भेजते हैं तो कंप्लीट रिपोर्ट भेजें, ताकि आपको जो जवाब देना है, आपको जो आंसर देना है वो हम अच्छे से दे पाए। जैसे यहाँ पे ओनली मोटिलिटी के बारे में बताया है, सो मोटिलिटी जो है वो नॉर्मल है, लेकिन काउंट कितना है, मॉर्फोलॉजी कितना है, यह सब डिटेल अगर रहेगी तो बेटर रहेगा। ओके, एक अगला रिपोर्ट है कि 14/9 mm का यूट्राइन फाइब्रोड है एंटीरियल मायोमेट्रियल वॉल पे और ओवरियन सीट है अबाउट 3/5 सेंटीमीटर और 2/3 सेंटीमीटर। तो आगे क्या करना चाहिए? और उनकी एज है 45। जैसे अभी 45 की एज है, आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमें रिपोर्ट को ट्रीटमेंट नहीं देना है, हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि पेशेंट को अगर तकलीफ है तो ही वो जो रिपोर्ट में दिखाया है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई पेशेंट है, 45 एज है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है और आपकी रूटीन उसमें सोनोग्राफी में यह रिपोर्ट आ रही है, तो इसको एज सच ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं। आपकी एज 45 है, आपका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, यानी कि गर्भाशय के मुख पे अगर अल्सर है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जैसे हम LBC का रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें अगर LSIL वगैरह आता है, लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन वगैरह, तब जाके हम ऐसे पेशेंट को ऑप्ट करते हैं कि बेटर टू गो फॉर सर्जरी। लेकिन जैसे फाइब्रॉइड का साइज़ बताया है, बहुत ही छोटा है और एंटीरियर मायोमेट्रियल वॉल में है, ऐसा लिखा है उन्होंने, तो यदि सिम्टम्स नहीं है तो उसे कुछ नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, यदि आपके और भी कोई क्वेरीज़ है तो हम ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने यह वीडियो में पहले भी बताया कि आप कंप्लीट आपका जो हिस्ट्री है, मतलब पेशेंट की जो एज है, उनको क्या तकलीफ़ हो रही है और क्या रिपोर्ट करवाया है, वह रिपोर्ट भी डिटेल में आप भेजें, ताकि हम और अच्छे से आपके यह सवाल के जवाब दे सकें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैडम के पास से हमने जो आपके सवाल थे उसके सारे जवाब लिए हैं। अगर आपके ऐसे ही कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कोई टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हम उसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसके बारे में मैडम हमें डिटेल में माहिती देंगे। तो हर रोज तो देखते रहिए, हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।